नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों मॉडल पेपर। क्या करने वाले हैं? मॉडल पेपर करने वाले हैं और ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, आप लोगों को इतना पता होगा। हम आप लोगों को 2-3 जानकारियां लास्ट में जरूर बताएंगे। एक तो टेस्ट सीरीज में बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। आज 26 जनवरी है दोस्तों। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हम आप लोगों के लिए एक शानदार ऑफर लेके आए हैं, तो उस ऑफर को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। यह ऑफर 31 जनवरी तक लागू रहेगा। तो वीडियो के अंत में चर्चाएं करेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर और इस PDF को लेकर भी लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखना। वीडियो कुछ आज की बहुत स्पेशल होगी और हम फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज की किसी की भी सब अंत में करेंगे। पहले बता देता हूं, आप लोगों का सवाल होगा तो मैं बता दूं, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ अंत में दे दूंगा मेरे, ठीक है ना। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थित है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर है? सूरतगढ़, जोधपुर, बारां या राउतबाटा? बताओ फटाफट। यदि एक ऑप्शन चित्तौड़गढ़ भी यहां पर होता तो आपको चित्तौड़गढ़ आंसर ना लगा करके आपको राउतबाटा लगाना था। यानी कि जो जहां पर प्रॉपर जगह में ना वो आंसर लगाया करो यदि जिला भी लिखा हो तो। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा पंचायती राज। क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? बताओ फटाफट इसका आंसर। सभी आंसर बताएंगे फटाफट। यहां पर क्या हो जाएगा? 10वां भाग। क्या हो जाएगा मित्रों? पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? 10वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? बताओ फटाफट, बताइए। राजस्थान संघ वर्तमान जो राजस्थान है दोस्तों, उसका जो दूसरा चरण है वो किस तिथि को गठित हुआ था? आपको पता है 7 चरणों में राजस्थान का गठन होता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अंतिम चरण कब था? 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण था, 7वां। तो दूसरे चरण की बात की जा रही है, जो कोटा वाला चरण था। बताओ फटाफट। जवाब बहुत ही बढ़िया आ रहा है सभी का। तो 25 मार्च 1948 हो जाएगा। 25 मार्च 1948। पहला चरण कब था? 18 मार्च 1948 को था पहला। दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। याद रखना आप लोग, ठीक है? याद रखोगे? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताओ फटाफट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनघनत्व सबसे कम है? आपको क्वेश्चन क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनघनत्व किसमें है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें जनघनत्व 100 से भी कम है। उन तीनों जिलों का क्या क्या नाम है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व है। और 500 से भी अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो एक तो जयपुर होगा और एक आपका भरतपुर होगा, ठीक है ना। सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो वो जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? जैसलमेर राइट जवाब हो जाएगा। सबसे कम जैसलमेर का है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 10वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है आपके लिए 10वें नंबर का, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन है जो सही नहीं है? फटाफट से आंसर आना चाहिए, आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, सही नहीं है। तो आपको बताया ये राजस्थान मृदा के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मृदा है राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में पाई जाती है, सही है। ये एक उपजाऊ मृदा है, ये भी सही बात है। इसका रंग हल्का भूरा एवं इसका गठन बलुई दोमट मिट्टी से होता है, ये भी सही बात है। परंतु ये गलत है, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है मित्रों। ठीक है, समझ में आ गए आप लोगों को? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। चले, साफ दिखाई दे रही है ना वीडियो आप लोगों को? एकदम क्यूट क्यूट दिखाई दे रही है? कोई दिक्कत आ रही है क्या तो बता दो। थोड़ा सा इसमें क्या है, नीचे स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा मैनेज कर लिया करो। चलो ये रहा क्वेश्चन, 14वें नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। यहां सूची दे रखी है, मैच लिस्ट फर्स्ट से आपको सेकंड लिस्ट का सूची करना है, बंद करना है। इधर दे रखा है भारतीय खिलाड़ी, इधर दे रखा है संबंधित खेल कूद। बताओ आप फटाफट, ये क्वेश्चन तो आएंगे ना आपके, तो बताओ फटाफट। हाँ, तो आपको याद रखना है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। परंतु दीपा कर्माकर की बात करें तो ये क्या है? जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टिक है। हिमा दास क्या है? हिमा दास क्या है? हिमा दास एथलेटिक्स है। दीपिका कुमारी क्या है? तीरंदाजी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा मित्रों। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस खिलाड़ी को ने कांस्य पदक जीता? तो आपको पैरा ओलंपिक के बारे में बताना है जो 2024 में अभी हुए हैं। तो R2 महिला कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल SH1 में भारतीय खिलाड़ी जो थे उन्होंने कांस्य पदक जीता, उनका नाम आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, जवाब हो जाएगा मोना अग्रवाल। क्या हो जाएगा? मोना अग्रवाल था उनका नाम। ठीक है ना, क्या नाम था? मोना अग्रवाल, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आ गया आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वें नंबर का। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वही करवा रहा हूं केवल मैं। निम्न में से कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अभिक्रिया नहीं है। क्या नहीं है? अभिक्रिया नहीं है। नोट लिखा हुआ है साफ साफ, या नहीं लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है जिसमें उष्मा नहीं निकलती, वो आपको बतानी है। चलो बताओ फटाफट। आपको बताया चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण होता है और वहां पर गर्म होता है। आप हाथ डाल के देखना, हाथ जल जाएगा। ठीक है ना। प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी उष्माक्षेपी है, यानी कि इसमें भी उष्मा निकलती है। शोषण, इसमें भी निकलती है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, ये केवल उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलो प्रश्न है आपके लिए अगला। यहां पर देखिए दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप, अपरूप का मतलब एलोट्रोपी नहीं है पूछा है, कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, फुलरिन कार्बन का अपरूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है, परंतु याद रखना हाइड्रोकार्बन ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, और अपन को क्या बताना था? जो कार्बन का अपरूप नहीं है वो अपन को बता देना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कमेंट कर दो आप लोग आज। और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो। देखो मैं फालतू की बात तो करूंगा नहीं बीच में, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं नहीं करने वाला। 26 जनवरी की स्पेशल क्लास है ये आप लोगों के लिए आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। चलो क्वेश्चन आपके लिए। उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं और जिनके बेग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है। आपको बताना है उनके बारे में, ऐसे बीज जो 100% क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं
और उनके बैग में सुनहरे कलर का जो है रंग का टैग लगा दिया जाता है, थप्पा लगा दिया जाता है। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा प्रजनक बिंडर बीज। प्रजनक बीज क्या होते हैं? वह प्रजनक बीज होते हैं मित्रों। चलो अगला प्रश्न, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग। ये करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, जब मॉडल पेपर करवाया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या? जिन विद्यार्थियों ने मॉडल पेपर किया था उनको याद होगा। उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है, जवाब हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है उत। चलो अगला प्रश्न आपके लिए 25वें नंबर का। क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल तरीके से स्पेशल क्लासें ली जा रही है। क्वेश्चन है आपके लिए 25वें नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में शब्द दे रखा है, सेकंड सूची में दे रखा है पर्यायवाची। पर्यायवाची अपन कर चुके हैं तो ये गलत नहीं होना चाहिए। पर्यायवाची का एक क्लास हो गई है और विलोम शब्द की अपन ने 2 क्लासें कर ली है। कल भी अपनी पर्यायवाची की क्लास होगी, पहले बता देते हैं। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। और सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है पनग। असुर का पर्यायवाची क्या होता है? असुर का पर्यायवाची होता है यादुदान। सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा अपना। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 26वें नंबर का। शरीर का पर्यायवाची। शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? वपु। शरीर का पर्यायवाची क्या होता है मित्रों? वपु जो होता है वह शरीर का पर्यायवाची होता है वपु। याद रखोगे, शरीर का पर्यायवाची वपु। चलो बहुत बढ़िया। चलो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि देय होती है? यानी कि जो बालिकाएं होती है, जो युवा संबल योजना है, जो मिलता है पैसा, बेरोजगार भत्ते की बात कर रहा हूं, तो कितना रुपए मिलता है लड़कियों को? तो लड़कियां जिनको बेरोजगार भत्ता मिलता होगा वो तो सही वैसे के वैसे लगा देगी, जिनको नहीं मिलता है उनको भी याद रखना है। कितना मिलता है बताओ? तो 4500 रुपए मिलते हैं। कितने? 4500 रुपए मिलते हैं लड़कियों को। तो लड़कों को कितने मिलते हैं एक बार कमेंट कर देना, मुझे कमेंट जरूर कर देना आप सभी विद्यार्थी। लड़कों को बेरोजगारी भत्ता यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कितना पैसा मिलता है कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन करती है? बताओ राजस्थान की परियोजना। बहुत बढ़िया, माई सागर परियोजना। और माई सागर परियोजना की एक खासियत है, मैंने करवा दिया वैसे तो क्वेश्चन आपको पहले भी। माही परियोजना में जो है पानी की बात करें तो पानी का प्रतिशत है राजस्थान और गुजरात का। राजस्थान को 45% पानी मिलता है, जबकि गुजरात को 55% मिलता है। सॉरी, 55% गुजरात को मिलता है और राजस्थान को मात्र 45 मिलता है। जबकि विद्युत की बात करें तो 100% की 100% विद्युत ही राजस्थान को मिलती है। पूरी की पूरी विद्युत राजस्थान को मिलती है। याद रख लेना माही परियोजना के बारे में, यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, जो प्रतिदिन नहाता हो उस वाक्य के लिए क्या शब्द है? मतलब जो रोजाना नहाता है, प्रतिदिन नहाता है, उस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। आपको देखा होगा कोई बहुत सारे आदमी रहते हैं जो सर्दी में नहीं नहाते हैं, तो उनके लिए तो ये शब्द है ही नहीं। ये शब्द किन के लिए है? जो प्रतिदिन नहाते हैं। जो प्रतिदिन नहाता हो उस वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है। जवाब हो जाएगा नित्य स्नाही। क्या बोलते हैं उसको? जो रोजाना नहाता है, नित्य स्नाही। क्लास कैसे लग रही है एक बार कमेंट करो यार मित्रों ना। थोड़ा सा मैं भी क्या थोड़ा तारीफ का भूखा हूं ना, है ना।
आपके मास्टर को ऐसा लगता हो, आपको देख के सर तारीफ करवाना चाहते हैं बिना वजह, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? तो कर दिया करो, है ना भाई। तो कमेंट कर दिया करो प्यारा प्यारा। और दूसरी बात है, वीडियो को शेयर कर दिया करो, 2 मिनट में कुछ नहीं जाता, 2 मिनट शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दिया करो। अभी लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा मेरे। और टेस्ट सीरीज के बारे में भी अंत में बात करेंगे। बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा धमाका है भाई साहब आपके लिए। 31 जनवरी तक का ऑफर है धमाके के साथ। उसके बाद रेट ऐसे बढ़ेगी, प्राइस हाई होने वाली है टेस्ट सीरीज की, और टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टेस्ट सीरीज बगैर काम नहीं चलेगा। तो सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है निमंत्रण पत्र। सरकारी जो पत्र होते हैं वो निमंत्रण पत्र, वहां कुछ नहीं होता है, वहां परिपत्र होता है, अनुस्मारक होता है, ज्ञापन होता है, परंतु निमंत्रण पत्र नहीं होता। निमंत्रण तो झिमड़े का, खाने का, अभी शादी का सीजन आने वाला है तो आपके खाने पीने की व्यवस्था होती है निमंत्रण पत्र में। तो ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट क्वेश्चन है, 1 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है? 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट बराबर होता है मित्रों 1024 टेराबाइट। और ये क्वेश्चन आता है मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 124 टेराबाइट। ये कैसे याद करना है, क्या करना है, मैं बताने वाला हूं। याद करने की ट्रिक है, BN BK वो सारा सब कुछ याद कराऊंगा आप लोगों को। फिर कैसे याद करना है आगे पूरे याद करेंगे अपन। जेटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट सब तक पूरा याद करेंगे भाई साहब, मजा आने वाला है। मैंने कंप्यूटर की 3 क्लासें ली है, प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देख लेना। कंप्यूटर का परिचय मैंने पढ़ा दिया है। कुछ और क्लासें लेनी है कंप्यूटर के परिचय की, वो भी ले लेंगे। अगला और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि है? यानी कि जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो डाटा होता है जो उसको अरेंजमेंट करने की, अवरोही आरोही यानी कि डिसेंडिंग असेंडिंग व्यवस्थित करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहेंगे उसको? सॉर्टिंग कहते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपके 1.66 नंबर का है। टेस्ट सीरीज में भी अपन ने इसी प्रकार रखा है, नंबरिंग का मामला रखा है ना। अपन ने टेस्ट सीरीज में भी यही पैटर्न रखा है, माइनस मार्किंग 0.55 कटने वाली, यानी कि 1/3 की है। तो कितने कटेंगे वो हमने पूरा सेटअप ऐसा किया है टेस्ट सीरीज का, हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं, जिनके बिना कंप्यूटर की, लैपटॉप की जिंदगी ना चलती हो, वो बताना है। एक्सेल को, MS वर्ड को और पावर पॉइंट को तो आप उड़ा दोगे तो भी आपका सिस्टम काम करेगा, परंतु आप इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही उड़ा दोगे। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल वगैरह, ये तो इनका कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लिनक्स क्या है, लाइनक्स, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम होता है पूरा, ठीक है ना। परंतु पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ गए? बात आ गई समझ में? चलिए, समझ में आ गए हो तो 41वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन लाजवाब है, आप लोगों के लिए बनाए गए स्पेशल डिमांड पर, मॉडल पेपर है पूरा का पूरा, और ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर शानदार क्लास में दे रहा हूं आप लोगों को। देखो आज अपना फोटो वोटो भी दिख रहा है, परंतु क्यूट क्यूट तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके सर है काले काले है भाई साहब, है ना। तो काले काले मास्टर की तो काली काली फोटो आएगी, तो आप चिंता मत करो, है ना, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति, उच्च गुणवत्ता वाला है? किस प्रकार का है आपका एक प्रिंटर है आपके पास, उसमें न तो ध्वनि आती है और उच्च गति भी है भाई साहब, और उच्च गुणवत्ता वाला भी है ना, अच्छी प्रिंटिंग करता है। तो बताओ कौन सा होता है वह? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है सर, लेजर प्रिंटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने लेजर प्रिंटर आंसर दिया है उनका टकाटक सही हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? आनंद नहीं आए तो मुझे बता देना, आनंद भी बना देंगे।
चलो, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो अंत तक वीडियो देखना, आप लोगों के लिए वीडियो कुछ स्पेशल है। चलो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर देखो फटाफट, नजर इधर होनी चाहिए आप लोगों की स्क्रीन पर, इधर उधर ध्यान मत दो भैया ना, कोई गाने वाने बज रहे होंगे अड़ोसी पड़ोसी के तो उसके मत सुनो, पहले इधर पढ़ाई कर लो। निम्नलिखित में से कौन ए प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से ए प्रत्यय जो है युक्त शब्द नहीं है, ए प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। चलो जवाब हो जाएगा कौनते, इसमें क्या है ए प्रत्यय नहीं है, जबकि माधुर्य सोरे देते इन सब में ए प्रत्यय है। देखो आपको जब पढ़ाई करने का समय हो ना तब पढ़ाई क्या करो, सोना बाबू वाले काम जो है बाद में कर लिया करो, अभी जरूरत नहीं इनकी, अभी आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना मित्रों। चलो क्वेश्चन है आपके सामने अगला, ये रहा उहापोह, उहापोह का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ उहापोह का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, आप बताइए फटाफट। तो उहापोह का संधि विच्छेद होगा मित्रों आप लोगों का उहु प्लस अपोह, उहु प्लस अपोह, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे मित्रों, फिर मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था। भाई साहब बता रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन, जो छोटे बड़े भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। टेस्ट सीरीज बिना काम नहीं चलेगा, समझ लो। टेस्ट सीरीज मतलब ब्रह्मास्त्र, यदि आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो आपका काम नहीं चल सकता, और उसके बारे में चर्चा है लास्ट में करेंगे, क्योंकि यहां समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको केवल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ साथी ऐसे भी है जिनको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, तो फिर क्यों चर्चा करूं यहां शुरू में, अंत में करेंगे। जिनको पढ़ना है वो अंत तक जरूर रुकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? यानी कि एक अभ्यारण्य है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में 68 खदानें चल रही थी, उनको क्या कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है। तो ये कौन से अभ्यारण्य के आसपास की बात चल रही है बताओ? तो इसका जवाब हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। भाई साहब एक बात बताओ, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? किसी को पता है क्या? मेरे सारे स्टूडेंटों में से किसी विद्यार्थी को तो कमेंट करो। सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपके अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। जबकि रामगढ़ विषधारी कहाँ है? ये बूंदी में है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। धौलपुर करौली कहाँ है? धौलपुर करौली में। याद रखना ये अपने 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन आता है, और देश का 52वें नंबर का, ये भी नोट करना। ये अपने राजस्थान का नवीनतम है 5वें नंबर का, और ये 54वां नंबर का देश का टाइगर प्रोजेक्ट है। तो ये याद रख लोगे तो आपके एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हिंदी का। शुद्ध लिखित शब्द, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द आपको बताना है। लो क्वेश्चन रहा, ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताने हैं। क्वेश्चन आएगा यहां से भी, शुद्ध शब्द बताओ। तो एकत्रित गलत शब्द है, हाँ अनुनिध सही है, पक्षीराज गलत है, श्रमागी ये भी सही है, इकाई ये भी सही है, यानी कि बी डी ई सही है। बी डी सही किसमें है? इसमें रहा। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न ऊपर देखिए, आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? यानी कि आपको जो शुद्ध लिख रखा है उस वाक्य के बारे में बताना है। तो बढ़िया आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से मैं समय दे रहा हूं, बस क्लास को अंत तक लेना है आप लोगों को। चलो बताओ इसका जवाब हो जाएगा क्या? जवाब हो जाएगा
सप्रमाण उत्तर दीजिए। सप्रमाण क्या है? उत्तर दीजिए। लिखित में जो है शुद्ध वाक्य आपको याद रखना है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टेक निभाना मतलब वचन पूरा करना। आप किसी से बोल देंगे हम टेक निभाएंगे, ऐसे किसी से बोल दिया करो आजकल, मतलब नया वर्ड सीख लिया है हमने, तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? वचन पूरा करना। कोई बोल दे आपसे कि आपकी मैं आज ये पूरी पक्की बात मानूंगा, यदि वो नहीं मानेगा तो फिर उससे बोलना टेक निभाना भाई, मतलब वचन पूरा करना। सही है ना? तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे याद कर लिया करो आप लोग, इधर उधर बातें करते करते। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वो कौन सी क्रिया होगी? यानी कि मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, और मैं आप लोगों से बोल दूंगा कि आप ऐसे काम करना, तो ये क्या हो गया? तो बताओ, क्या बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या होगी मित्रों? प्रेरणार्थक क्रिया होगी ये। समझ गए? चलो चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। बताओ, क्वेश्चन है अपना 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य है, यानी कि दृश्य मतलब व्यू, हाशिए और रूलर को दर्शाता है? बताओ आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू शो मार्जिन एंड द रूलर्स? बताइए। बहुत बढ़िया, जवाब हो जाएगा पेज लेआउट। किसके लिए काम आता है ये? पेज लेआउट के लिए। याद रखना, मार्जिन एंड द रूलर, ये व्यू शो करने के लिए इसके पेज लेआउट का काम आता है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा अगला प्रश्न। एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी, जो पंक्शन की होती है ना, पंक्शन की कितनी होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, पंक्शन की कितनी होती है अपने लैपटॉप में, कीबोर्ड में 12 होती है। F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन करके याद रखो। और आपको हर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे F1 क्या काम आता है, हेल्प के लिए काम आता है, फिर F2 क्या काम आता है, F3 क्या काम आता है, F12 क्या काम आता है, सब पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया ना कि एमएस वर्ड में अपने जो है कोई व्याकरण की या फिर वर्तनी की जांच करनी है कि क्या त्रुटि हुई कि नहीं हुई, तो जांच करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे? बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, F7 का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार में आता है यार, पता नहीं इससे क्या फेवरेट है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को चिपका देते हैं। बताओ अगला प्रश्न आ गया आपके लिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस मतलब जो बाहर दिख रहा है, हमको बाहर दिख रहा है, बाहर निकल रहा है, जैसे PDF प्रिंट करवा लो तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मतलब कुछ दिख रहा है ना अपन को, वो आउटपुट है, और अपन कुछ कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। इनपुट जैसे माउस से कुछ कीबोर्ड कुछ दबा दें तो वो इनपुट हो गया, कीबोर्ड में अपन कुछ दबा दें और वो अंदर चला गया तो वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। स्पीकर है, बाहर आवाज निकाल रहा है तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। जैसे जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक जो गेम वगैरह खेलने में काम आती है, आपने खेला होगा कभी जाके, बड़े बड़े मॉल वगैरह में लगा रहता है ना जॉयस्टिक, जिससे पबजी खेलते हैं आजकल के छोकरे, है ना, वही वाले की बात कर रहा हूं। वो क्या होता है? इनपुट होता है। परंतु जो स्पीकर होता है जिससे बाजा डीजे वगैरह बजते रहते हैं ना, वो क्या होता है? आउटपुट होता है। अब आपको इनपुट आउटपुट में कोई समस्या है कि नहीं? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सब क्या है? इनपुट है, और आउटपुट स्पीकर हो गया। चलो अगला प्रश्न है 76 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? बताओ फटाफट, आंसर दो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो बताओ फटाफट आंसर। चलिए बताइए फटाफट से आंसर सभी के सभी विद्यार्थी कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है इनमें से। पता है, भारत सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, सही बात है।
एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है हमको, बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे कि केंद्र की अलग ले लो, राज्य की अलग नागरिकता ले लो, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या अपने? नहीं, अपने को दोहरी नागरिकता नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के अंदर, याद रखना। चलो चलो फटाफट चलते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन। चलो, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI, कौन सी वाली? VLSI, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को पता हो तो। VLSI, ULSI, IC चिप वगैरह, जो वैक्यूम ट्यूब वगैरह है, सब पढ़ाया है मैंने। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमको नहीं पढ़ाया है। क्लास देखी होगी आपने तीनों कंप्यूटर की, तो अच्छे से याद होगा। और आज गलती की ना तो फिर देखना आप लोग। VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया जाता है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में? बताओ फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का सही आ रहा है। चतुर्थ पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है VLSI का। जबकि ULSI की बात करें, ULSI की, तो ये 5वीं पीढ़ी का है। किसका है? 5वीं पीढ़ी का है, याद कर लेना ULSI। अब IC किसका है? वैक्यूम ट्यूब किसका है? ये किसका है आप बताना, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने क्लासें ले रखी है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आपने कंप्यूटर क्लास देखी होगी तो याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। आपको पढ़ने का मन नहीं है तो अच्छी बात है। जिनको पढ़ने का मन होगा उन कंप्यूटर की तीनों क्लास को जरूर देखेगा और मुझे कमेंट करेगा कि सर मैंने तीनों क्लासें देख लिए, और मुझे क्लासें कैसी लगी वो भी बता देना। क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लेलिस्ट बना रखी यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप नहीं करोगे क्या? ये सारी मेहनत मैं ही कर लूंगा, मेरे को थोड़ी ना पेपर देना है। पेपर आप लोगों को देना है, आपकी जगह मैं थोड़ी ना पेपर देने बैठूंगा। पढ़ाई करो इसलिए अच्छे से, कंजूसी नहीं करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझो ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैं कोई एब्सेंट नहीं कर रहा हूं, आप भी कोई एब्सेंट नहीं करोगे। बस इतना वादा करो आपसे, मुझे बस इतना सा प्रॉमिस कर लो कि सर अब तक आपने जो क्लासें ली है हम जरूर देखेंगे उनको। डिटोल के मुख्य घटक क्या है? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो एक्स्ट्रा लेके आया हूं मैं, तो ऐसे मत सोचना कि सर थोड़ा सा सिलेबस से 1-2 क्वेश्चन आउट भी है, होने दो, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो बस। डिटोल के मुख्य घटक क्या है? क्लोरो किसनोल, एम्ट्रोपिनोल, क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलो आपके लिए अगला प्रश्न बहुत शानदार है और आंसर दे देना। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, परंतु मैं करवाऊंगा आपको इस प्रश्न को, या छोड़ दें? क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो आप इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो, क्योंकि अपन को चतुर्श्रेणी की थोड़ी देनी है एग्जाम, कुछ और भी दे लेंगे। तो उपरोक्त लिखित, यहां लिख रखी है इक्वेशन की, इक्वेशन क्या लिख रखी है? 2mg प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बन गया? उत्पाद बन गया है अपना 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो मैग्नीशियम धातु हुई है, तो मैग्नीशियम धातु अपचयित हुई है, ऑक्सीकृत हुई है, वियोजित हुई है, विस्थापित हुई, तो क्या हुई बताओ? जवाब हो जाएगा ऑक्सीकृत हुई है। क्या हुई है? ऑक्सीकृत हो गई है अपनी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर देखो, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है वो आपको बताना है। ये तो मैं करवा चुका हूं, करवाया है ना मैंने कल ही क्लास में, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अरे भाई कल की क्लास देख ली और मैंने जो टेस्ट सीरीज का पहला जो टेस्ट डाला है वो देख लिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे आप RS की एग्जाम दो, IAS की एग्जाम दो, आप राजस्थान में किसी भर्ती की एग्जाम दो, चतुर्श्रेणी की में तो हो ही जाएगा सब कुछ बेड़ा पार।
परंतु किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जो मैंने कल पढ़ाया है वो पढ़ लिया और जो टेस्ट सीरीज में डाला है कंटेंट वो देख लिया तो बल्ले बल्ले हैं फिर तो बताओ, एक गैस उत्सर्जित हो सकती है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ये तो रंग परिवर्तन होगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये भी मतलब कुछ ना कुछ निकल रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। परंतु उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होती है। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अपना सही नहीं है। समझ गए? चलो क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है मधुमक्खी जो पालन होता है, जैसे मत्स्य पालन होता है, अलग अलग पालन होता है, अंगूरों की खेती होती है, इनको क्या कहते हैं? तो अपन को बताना है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। याद रखो, मधु पालन एपीकल्चर। ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे और क्वेश्चन जब जब आएगा जब सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आ गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भी दे रखा है अपने, इसमें टॉपिक दे रखा है ना। बिल्कुल, भारतीय संविधान हल्का फुल्का पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। परंतु राजस्थान का जो भारत का भूगोल, क्या मतलब भारत की पॉलिटी कम पढ़नी है अपन को, और राजस्थान की पॉलिटी के बारे में थोड़ा ज्यादा डीपली चर्चाएं करेंगे, डीपली अपन पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको चिंता नहीं करनी, पढ़ाऊंगा मैं, मजा आएगा। भारतीय संविधान के किस संस्करण का सुलेख द्वारा किया गया था? बताओ, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है ना, वह किसके द्वारा किया गया था? यह आपको बताना है। जवाब हो जाएगा वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। याद रखना है आप लोगों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये लीजिएगा। राजस्थान के वर्तमान यानी कि 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो क्वेश्चन आएगा वहां पर कि राजस्थान के वर्तमान सितंबर 2025 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना भजन लाल शर्मा जी। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी है एक है प्रेमचंद बेरवा। दोनों का याद रखना नाम। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विद्याधर नगर जयपुर से चुनाव लड़ी थी, विधानसभा क्षेत्र है उनका। और कौन है एक, अभी बताया था मैंने, नाम भूल गया मैं खुद ही, ठीक है ना। तो दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो, और जो अपने विधानसभा अध्यक्ष है कौन है? तो वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। याद कर लेना। प्रश्न है अगला, धन्ना किसका शिष्य था? जो धन्ना जी थे वो किसके शिष्य थे आपको बताना है। कबीर, पीपा, दादू दयाल, रामानंद जी। धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? धन्ना जी जो है रामानंद जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील लगाना क्या कहलाता है? भाई साहब हमें पता है। आपको बताऊं एक बात, हमारे स्कूल टाइम की बात है, मैं हॉस्टल में रहता था लाखेरी बूंदी में, है ना। तो हम एक दुकान में जाते थे सामान वामान लेने, कुछ है ना, खाने पीने की चीजें। तो वहाँ एक किराना की दुकान थी, वहाँ एक आंटी जी सामान देती थी हमको। वो आंटी जी के सोना की कील लगी हुई थी मुंह में। हम सोचते थे जिनके बहुत सारे पैसे वैसे होते हैं ना, वो ये सोने की कीले वेले लगाते। हमको कहाँ पता ये आभूषण होते हैं और ये लगा लेते हैं, कुछ समस्या होती है तब। हम उस समय बस इतना समझते थे कि सोने के दांत इसलिए लगाते हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। आप भी कभी आया क्या ऐसा आपके भी माइंड में बातें? भाई साहब हमारे तो ऐसी बातें आती थी, पर आज पता चला है कि जो दांत में जो लगा लेते हैं ना सोने की कुछ, वो भी कोई आभूषण होता है महिलाओं का।
समझ गए? चलो बताओ, अब आपको भी आया हो ऐसा मामला तो बताना मुझे। इसको क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूप बोलते हैं उसको, सोने की जो कील लगा लेते हैं। आप पता चला कि चूप भी बोलते हैं उसको। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। चलो बताओ बताओ बताओ। चलो बताओ, आंसर है आपका 96। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपको बताना है उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार जो वन होते हैं वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बहुत सारे विद्यार्थी मुझे एमपी से, यूपी से, हरियाणा से, अलग अलग राज्य से संपर्क करते हैं, बिहार से, इनसे कि सर आप शानदार पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है हमको। भाई साहब सोचो, बाहर के राज्य वाले विद्यार्थियों को मजा आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा होगा क्या? कमेंट करो मुझे फटाफट। तो जैसलमेर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है जैसलमेर में पाए जाते हैं। अभी टेस्ट सीरीज के बारे में, मोबाइल नंबर के बारे में, पीडीएफ के बारे में चर्चाएं करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देख लेना। दोस्तों आपको पता है मुझे 6 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूं यार। कोई टीचर आपको फ्री में नहीं पढ़ाता, और यूट्यूब में फ्री में पढ़ा भी था ना तो पूरा सिलेबस नहीं करवाता। मैंने वादा किया है आप लोगों से, प्रॉमिस किया है मैंने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? चलो, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? आपको बताना है जो कोलायत झील है ये कहां पे है। तो आपको पता होगा कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत झील बीकानेर में एक बात याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को 3 जगह मेला लगता है राजस्थान में। कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा का पहला मेला लगता है अजमेर पुष्कर में, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। जालरा पाटन झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। जिनमें से 2 मेले ऐसे हैं, कौन से? एक कोलायत झील वाला मेला बीकानेर का और एक पुष्कर झील वाला मेला पुष्कर का। इनमें दीपदान का बहुत महत्व है, ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बबूल, खेर, खेजड़ी प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो है वन होते हैं उनमें पाए जाते हैं बबूल, खेर, खेजड़ी के वन। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है 99 नंबर का, ये आ गया। देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाए गए? आपको बताना है जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सिविलाइजेशन है, उसके जो अवशेष पाए गए हैं वो राजस्थान में कौन सी जगह पाए गए हैं? बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है नीम का थाना। पहले तो नया जिला बन गया था नीम का थाना, वापिस भजन लाल जी ने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। ठीक है ना? अब क्या हो गया, ये जो है जगह हो गई नीम का थाना। याद रखना, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर। चलोगे, याद रखोगे? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है, नया क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करना नए जिले के अनुसार, अभी पुराने जिले पूछे जाएंगे। आप नो टेंशन रहो, कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं यहाँ, अभी कोई समस्या नहीं, सब पढ़ा देंगे अपन आपको। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक, जो रणथंभौर में चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, अजमेर में होता है महासंग्राम, लड़ाइयां होती है और यहाँ पर मारा जाते हैं यहाँ के राजा, और यहाँ से जो है उनका बेटा भाग करके रणथंभौर चला जाता है, वह वहां पर चौहान वंश का नया वंश बनाता है दोस्तों। तो उनका नाम क्या है वही उद्घाटन करेंगे वहां जाके। तो गोविंद राज है। कौन है? गोविंद राज। गोविंद राज ने फिर चौहान वंश की स्थापना की थी रणथंभौर, सवाई माधोपुर। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन के मायने। देखो, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, बताना है आप लोगों को। एक्नॉलेजमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, बताओ। एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? जवाब हो जाएगा पावती। क्या बोलेंगे उसको? पावती बोलते हैं। चलो बताओ, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका सही हो जाएगा।
प्रश्न है अगला आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द असंगत, अरे मैंने करवा दिया विलोम शब्द, तो अब गलत मत करना। विलोम शब्द जो है असंगत बताना है आप लोगों को। तो बताए, खल का सज्जन सही है, स्थावर का जंगम सही है, करवा दिया मैंने। ये विधि का निषेध सही है, परंतु तिमिर का अंधकार नहीं होता। तिमिर का क्या है? अंधकार नहीं होता, याद रखना है। अगला प्रश्न, अनेकार्थ शब्द, पानी का निम्न में से एक अर्थ नहीं है। पानी का जो है एक अर्थ नहीं है, आपको बताना है इनमें से। पानी का मतलब चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, जल भी होता है, परंतु सेना होती है, जो सेना जो है पानी का कोई एक अर्थ नहीं होता है। देखो दोस्तों, मेरे को कितनी देर हो गई आपके सामने नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं, है ना। आप लोगों का फर्ज बनता है, इतना साग तो मेरे से आप लोग प्यार करते हो, तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो। करते हो इतना साग प्यार, तो मेरे भाई बहनों प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो। और भाई के ऊपर पूरा भरोसा रखो, टीचर पे आपको भरोसा हो या नहीं हो, भाई के ऊपर पूरा भरोसा रखो, आपके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, और आपकी दोस्तों पूरे साथ मन से रहूंगा अंत तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाता। निम्नलिखित में से अंश हंस शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा कंधा हिस्सा, कंधा हिस्सा। और ज्यादा आगे चला गया ना, चलो वापस मिलाते हैं, बैक करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन है आपके लिए अगला, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होगा? बताओ, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है? क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा वे। अन्य पुरुष सर्वनाम है मैं, हम, आप तो नहीं है, पर अन्य पुरुष किसमें भाव प्रकट हो रहा है? वे में। किसमें? वे में। चलो अगला प्रश्न 107वें नंबर का, साइंस का है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मटर से संबंधित है। चलो 107 नंबर का बढ़िया प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। देखो, विशेषता दे रखी इधर, इधर दे रखा है विरोधी गुण। तो पुष्प का रंग कैसा होता है? आनुवांशिक के जो वर्गीकरण है जो मेंडल साहब ने किया था, उसमें इसका जिक्र हुआ है, और एक टॉपिक दे रखा है आपके इसमें सिलेबस में। बताओ, पुष्प का रंग होता है बैंगनी या सफेद। क्या होता है? बैंगनी या सफेद। फली का रंग कैसा होता है? फली का रंग होता है हरा या पीला। बीज का आकार कैसा होता है? बीज का आकार होता है गोल या झुर्रीदार। बीज के आप देखा होगा, बीज आपने या तो गोल होते हैं या क्या होते हैं? झुर्रीदार होते हैं। और फली का आकार कैसा होता है? या तो फली फूली हुई होगी एकदम मस्त, और या फिर क्या सिकुड़ी मुकड़ी शीक होती है फली, है ना। तो क्या हो गया इसका? तो अपने ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब होगा। चलो अगले प्रश्न 108 108वें नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपके लिए, थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होता है, यानी कि जो थैलेसीमिया जो जीन होता है वह उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है किस पे? बहुत बढ़िया। तो जो एक अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम होता है, एक अलिंग ऑटोसोम होता है ना मित्रों, उसमें होता है ये एन ऑटोसोम में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखो, आप अच्छे से स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखो, आप वीडियो को 2 बार देख लिया करो यदि एक बार में याद नहीं होता है तो। फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक के पीएचडी शोध के शीर्षक का चयन कीजिए। बताना है आपको। जवाब हो जाएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य क्या कहलाता है? यानी कि आपको बताना है कि जो साहित्य अभिलेखों में हो, सिक्कों में हो या मुहरों में क्या हो? उत्कीर्ण हो। ठीक है ना।
उसको क्या कहते हैं, उस साहित्य को इतना सौख जानकारी आपको बता देनी है। तो उसको बोलेंगे पुरालेख। कौन सा लेख? उसको बोलेंगे पुरालेख, यानी कि एपियोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? एपियोग्राफी बोलते हैं। पूरा लेखीय उसको बोला जाता है मित्रों। चलो 111 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता रहता है, अपन भी छोड़ेंगे नहीं। लांगुरिया गीत, यानी कि जो लांगुरिया गीत आपने सुना होगा। लांगुरिया गीत तो जो करौली वगैरह की तरफ चलता है बढ़िया तरीके से। लांगुरिया जो गाना है किस देवता से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत जो है केला देवी मैया से संबंधित है। केला देवी मैया का मंदिर कहाँ है? क से केला देवी, क से करौली, ऐसे याद रखोगे। और यहाँ पर जो है लांगुरिया गाना प्रसिद्ध है मित्रों। और मेला लगता है यहाँ पर नवरात्रि के समय, जो चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि आते हैं ना, उन दोनों में मेला लगता है। लक्खी मेला यहाँ पर आयोजित होता है। याद रखोगे आप लोग इतनी बातें? चलो बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। टीबी, विश्व टीबी यानी कि टीबी को बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक दिवस 2024 की जो थीम थी, जो विषय था, वो आपको बताना है। चलो बताओ, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024? चलिए बहुत बढ़िया जवाब सभी का। हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। तो ऐसा आपको याद रखना है। हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। तो ये भी आपको अंग्रेजी में भी याद रखना चाहिए और हिंदी में भी याद रखो। क्या पता आज हिंदी में पूछा है, कल अंग्रेजी में पूछ ले आप लोगों से, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग याद रखो दोनों बातें, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था अलवर से, अब क्वेश्चन आ गया भरतपुर का। यानी कि अपने मुख्यमंत्री कहाँ हैं? भरतपुर के हैं भाई साहब। और उनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? सांगानेर जयपुर है। तो भजन लाल जी जो उधर के हैं, तो उनके तरफ के क्वेश्चन ज्यादा डलवाएंगे, वो फेमस करवाएंगे उनके स्थानों को। नहीं करवाएंगे क्या? करवाएंगे। तो इसलिए याद रखो भरतपुर अलवर आसपास के जो जिले हैं ना, उनको थोड़ा ध्यान रखो। क्या पता भजन लाल जी जबरदस्ती क्वेश्चन डलवा दे 2-4, तो अपने को उधर का ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो केवलादेव भरतपुर में है और सरिस्का आपके कहां पर है? कहां पर है सरिस्का? अलवर। सरिस्का अलवर में। और जो धौलपुर करौली जो बाघ परियोजना है, वो धौलपुर करौली में। तो उधर का भी क्वेश्चन आ गया। अरे मतलब अपन ने सारा क्लियर कर लिया भजन लाल जी के क्षेत्र का। तो बिल्कुल भजन लाल जी को छोड़ दिया नहीं है। भजन लाल जी के पीछे पड़ जाओ भाई साहब। भजन लाल जी जहां जहां जाते हैं, भजन लाल जी जो जो आसपास पढ़ते हैं, स्थान रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा भजन लाल जी के आसपास के क्षेत्र से जरूर, 100%। चैलेंज है अपना। विश्वास नहीं हो तो एग्जाम के दिन देख लेना, अपन को पता है ऐसे क्वेश्चन आता है। 6 साल का एक्सपीरियंस है इसका, आपको बता रहा हूं फायदा क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इधर दे रखा है लोक कला, इधर दे रखा है सामग्री। इधर लोक कला, इधर सामग्री। चलो बताओ। तो आपको पता होगा कावड़। कावड़ जो बनती है वो किससे बनती है बताओ? अरे पता होगा यार, कावड़ आवड़ तो ले जाते होंगे ना आप लोग। नहीं ले जाते होंगे तो ले जाते देखे होंगे आप लोगों ने। अभी मामला इस साल पता है कावड़ आवड़ में कितना लड़ाई वड़ाई चल रही थी। 2-4 वीडियो तो देखी होगी आप लोगों ने, कुछ कुछ तो। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। कावड़ जो होती है वह लकड़ी की बनी होती है, काष्ठ की बनी होती है, उड़ की बनी होती है। फड़ किसकी बनी होती है मित्रों? फड़ जो है वह कपड़े की बनी होती है, कपड़े में लिखी होती है ना फड़े। हाँ तो ये भी याद रख लो, याद हो जाएगा। पाने, अरे पाने तो आपको पता होंगे ना, जो भगवान के पाने नहीं लगाते गए आप। जैसे हनुमान जी के चोला चढ़ाओगे, कुछ चढ़ाओगे गांव वगैरह में, तो पाने खरीद के लाओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे? तो पाने किसके होते हैं? अरे पता है ना आपको, पेपर के होते हैं, कागज में होते हैं पाने। तो कपड़े वपड़े में तो उखेड़ नहीं सकते आप पाने को। बिल्कुल। मांडना, अरे मांडना तो रंग वंग से बनते हैं, रंग वंग से, कलर वलर से बनेंगे मांडना का सिस्टम। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1। आ गया समझ में? तो देखो ऐसे आनंद आता है पढ़ाई में। पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तभी मजा आता है पढ़ाई में। तब लगता है कि हाँ वाकई में हम पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे पास पढ़ के आपको आनंद आ रहा होगा और पढ़ाई भी हो रही होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करो फटाफट। और टेस्ट सीरीज के बारे में अंत में जानेंगे, चिंता मत करो। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो। अरे बता देंगे, चिंता मत करो। निम्न में से कौन सी रचना जो है टेक्स्ट जाम्बोजी द्वारा रचित है? बताना है आपको, यानी कि आपको बताना है कि जाम्बोजी ने जो है किसकी रचना की है। तो जाम्बोजी ने विश्नोई धर्म प्रकाश की रचना की है। और आपको याद रखना है जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। और इन्होंने विश्नोई मतलब याद रखो 20+9 यानी कि 29 नियम देने वाले जो संत थे जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, इन्हों के द्वारा ही 29 नियम दिए गए थे। आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, और अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 116वें नंबर का। उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले, यानी कि उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? यानी कि आपको बताना ये बात है, देखो साफ साफ बात इतनी है कि राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना किसने कहा था। इतनी सी बात है, इतना बड़ा घुमा फिरा करके बात तो वही करनी है। तो आप सीधा सीधा याद रखो। अब एग्जामिनर अपने से पूछना चाहता है कि राजस्थान का नाम राजपुताना किसने कहा था, इतनी बात याद रखो। तो ये बात किसने की थी? जॉर्ज थॉमस ने की थी। किसने? जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपुताना यानी कि वर्तमान राजस्थान की बात करें तो कितनी रियासतें थी? तो अपने वर्तमान राजस्थान की बात करें तो 19 तो क्या थी? रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 प्लस 1 क्या था मित्रों? केंद्र शासित प्रदेश था। सर ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ये अजमेर था। समझ गए? इतनी बात याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, राज्यपाल की कार्य शक्तियों और कार्य के बारे में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपको बताना है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति और कार्य के बारे में। बताओ, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से उनके नाम पर, बिल्कुल राज्यपाल के नाम से होता है सारा का सारा काम राज्य का। ठीक है। अगला है, वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं, गलत बात है। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गवर्नर वाला टॉपिक दे रखा है, राज्यपाल टॉपिक अपने हैं सिलेबस में। चलो अगला अच्छा सा क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके लिए, लेंस का सूत्र बताना है। किसका? लेंस का सूत्र बताना है अपन को। तो लेंस का सूत्र प्लस आ रहा है, मतलब वो लेंस का सूत्र ही नहीं है, ये दर्पण का सूत्र है। आपसे कभी पूछ ले तो ये दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है ये दर्पण का सूत्र है। 1/f = 1/v + 1/u। किसका होता है ये दर्पण का है। तो सर लेंस वाला कौन सा है? लेंस वाला ये रहा 1/f = 1/v - 1/u। तो ये याद रखना, माइनस कहां लगता है? 1/v - 1/u। उल्टा मत करना, जैसे यहां पर है उल्टा, तो ये नहीं होगा, याद रखना ये होगा। अरे 1/f इधर नहीं है तब भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका सही जवाब होगा। लेंस का सूत्र, ये दर्पण का सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? कौन सा वाला? विस्तारित मतलब वाइड एरिया वाला, मतलब बड़े बड़ा एरिया का जो है क्षेत्रफल अपन को दिख जाता है। बताओ, वो हो जाएगा उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा वाला? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। चलो
प्रश्न आपके लिए अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा 123वें नंबर का। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, गलत बात है। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये भी गलत बात है। ना तो एक सही है ना दो सही है, यानी कि सब कुछ गलत है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है आपके लिए तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर, यानी कि कोई तांबे का बर्तन है आपके पास, कॉपर का कोई बर्तन है आपके पास, उसको क्या करते हो आप? आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न होती है। तो हरी परत बन जाती है तांबे के बर्तनों पे, वो क्यों होती है? काय कारण है यो बताओ। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सर, कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है उसके ऊपर। सही बात है। प्रश्न है आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ईईपी रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। किसकी फुल फॉर्म बतानी है? डबल ईपी रोम की, ईईपी रोम की, यानी कि डबल ईपी रोम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो आपको डबल इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की तो पता ही होगी आपको, रीड ओनली मेमोरी होती है। आगे का जो ई है फर्स्ट इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली, दूसरा ई है इसकी इरेजेबल और पी की मतलब प्रोग्रामेबल। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन ये भी आता है रोम की फुल फॉर्म, तो याद रखना रीड ओनली मेमोरी होगा। यदि आपसे पूछ ले पी रोम की फुल फॉर्म तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। समझ गए इतनी बात? चलो निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को घोषित किया गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त को। अगला प्रश्न, मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है। मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक एग्जाम्पल है। जवाब हो जाएगा सप्रभाविता। क्या होगा? सप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के मायने दिख रहा होगा आप लोगों को, आ रहा है, देखो आ गया ना। चलो बताओ। क्वेश्चन है निम्न में से युग्म सही नहीं है। आपको जो युग्म है जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो निमोनिया ईस्टोलिटिका से नहीं होता है, निमोनिया ईस्टोलिटिका, ये गलत है। तो गलत ही आप लोग को क्या करना था? ढूंढना था। चलो थोड़े से क्वेश्चन और है दोस्तों, थोड़ा सा देर और बनाए रखो। इतने देर तक रुक गए, थोड़ा सा देर और रुक जाओ। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, और वीडियो को अंत तक देखा करो डेली। टाइफाइड, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? टाइफाइड जो है विषाणु जनित नहीं है, जबकि एड्स हो गया, डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये विषाणु जनित है, वायरल डिजीज है ये रोग। परंतु ये जो टाइफाइड है ये वायरल डिजीज नहीं है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं। क्वेश्चन है अपना 140 नंबर का। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल, देखो रबी की फसल याद करने का ट्रिक मैंने बताया कैसे याद कर रखी है। रबी, रबी छोटा सा अक्षर है, 2 अक्षर का है। गेहूं भी 2 अक्षर का है। रबी मतलब गेहूं, मैंने ऐसे याद कर रखा। अब गेहूं कब बातें मुझे पता है, सर्दी के टाइम में गेहूं बातें हैं भाई साहब। तो जो जो सर्दी में बातें होंगी मुझे याद आ जाएंगी ये बातें, ठीक है ना। जैसे खरीफ की फसल पूछेंगे, खरीफ मैंने जैसे याद आता है यार जवार, जवार जवार बाजरा हो गया, ये खरीफ की फसल है, 3 अक्षर का आ रहा है, इधर भी 3 का आ रहा है, तो ऐसे याद कर रखा है मैंने। ये रबी की फसल है तो रबी की फसल 2 अक्षर की है, तो गेहूं तो होगा ही नहीं है, तो मतलब ये तो रबी की फसल है।
जो भी गेहूं के साथ है बातें, ये भी रबी की फसल है। सर सरसों भी अभी बातें हमने देखा है, फूल वूल आ रहे हैं अभी हमारी तरफ, है ना, आ रहे हैं, ये सही बात है। फिर तो चावल जो है ना, ये खरीफ की फसल है, यानी कि बरसात के टाइम में बोते हैं इसको। बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? आरपीएससी का आपको मुख्यालय बताना है। तो आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में। यदि आपसे पूछ ले आरएसएमएसएस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो वो जयपुर में है। और उसके अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी। याद रख लेना आप लोग। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? जो स्थानीय स्वशासन की निकाय है, उसको दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिला था? इसको मत करो आप लोग, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, नगर पालिका है आपके सिलेबस में मेरे हिसाब से। चलो नगर पालिका नहीं, ग्राम पंचायत है, कोई काम का नहीं है अपने, इसको आप मत करना। पंचायत राज दे रखी है अपने, मतलब क्वेश्चन है अगला, पंचायत राज एक की व्यवस्था है। पंचायत राज किस प्रकार की व्यवस्था है? पंचायत राज जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। किस प्रकार की? वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा, चलो बताओ इसका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, याद रखना। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा से ली गई है। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं? जवाब हो जाएगा आयरिश संविधान से। कहां से? नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरिश से लिया गया है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा अगला क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान, अभी आपको पता है राइजिंग राजस्थान हुआ था, राजस्थान में हुआ था ना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया गया है। बताओ, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर में किया गया है, सीतापुरा में। कहां पर? जयपुर सीतापुरा में किया गया है, याद रखना। अब दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं और फिर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता हूं। अभी आपसे लंबी लंबी बातें करेंगे, थोड़ी कुछ है ना, मजा आएगा जी। अब मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ, तो पहले पीडीएफ की बात कर ले। सर पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी फ्री? कल वाली पीडीएफ भी कहां मिलेगी, परसों वाली कहां मिलेगी? कल वाली पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, रात के 10-11 बजे मैं अपलोड कर देता हूं जैसे फ्री होता हूं मेरे काम चीजों से, ठीक है। पीडीएफ आपको जो हमारी एप्लीकेशन है स्टडी IQ अकेडमी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एप्लीकेशन का, जिन्होंने नहीं देखा है एप्लीकेशन का लिंक, जो अपनी ऐप है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टडी IQ अकेडमी के नाम से इसी लोगो लगा हुआ है, जो अपना जो यूट्यूब चैनल है ऐसा ही लोगो लगा हुआ है ना, तो वह स्टडी IQ अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन के नाम से, या मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर है, नंबर बताऊंगा ध्यान से सुनना, 8058598708। फिर से नोट करना, 8058598708। इसमें लिखने में आ जाएगा तो लिख भी देता हूं, 80 58 59 87 है, यहां पर ध्यान से याद रखना, 87 और 08, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, फिर से लिख देता हूं मैं, 80 58 59 87 08, यहाँ 59 है, ठीक है ना। 80 58 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप जो है व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करोगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक वहां भी आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे रखा है। दूसरी बात क्या है अपने लिए, क्या है बताऊं? देखो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और आप सच में टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह काम भी नहीं चलेगा, तो 100 से भी प्लस, यानी कि मेरे आसपास में तो 100 तो केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, 150 के आसपास करीब आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का टेस्ट आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे लगभग 150 के आसपास, और वो भी मात्र आपको 250 रुपए में मिल रहे हैं। अभी बड़ा ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कितने परसेंट का? 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस समय 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर। 31 जनवरी तक ये ऑफर चलेगा, उसके बाद में आप लोगों से पक्का
पक्का वादा करता हूं ऐसा ऑफर दोबारा कभी भी नहीं आएगा। इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, पहले बता देता हूं। ये सब प्राइस ऑफर आपको आगे कभी नहीं आएगा, चाहे 15 अगस्त आए, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, कुछ भी आए, ऐसा इतना बड़ा ऑफर तो कभी भी नहीं आएगा वापिस। इतना बता रहा हूं, जिनको लेना है 31 जनवरी से पहले पहले ले लेना। और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जो नंबर है, इस पे आप संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, जैसा भी आपका मन करे वो आप कर लेना, पर टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना 31 जनवरी से पहले पहले। समझ गए? टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दोगे, उसके बाद आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर लिया, आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऐसे मत निकाल लेना माइंड से बात को। जिनको लेनी है वो सच में ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, मैं जो लिंक दूंगा उससे, फिर आप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना, ईमेल आईडी, पासवर्ड में आप जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हो, जो आपका नंबर वगैरह है, नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। पासवर्ड में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना, आप नॉर्मल पासवर्ड रख सकते हो। ईमेल आईडी डाल देना, सब कुछ डाल दिया, ओके हो गया। अंदर जाओगे, लॉगिन हो गए आप, तो आपको वहां टेस्ट सीरीज लिखा दिखेगा। क्या लिखा दिखेगा? टेस्ट सीरीज। उस पर क्लिक करना, उसमें आपको लिखा मिलेगा राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी, यानी कि राजस्थान 4th क्लास भर्ती। उस पर क्लिक करना, वहां ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर आगे जो है अपडेट मोबाइल नंबर होगा, वहां क्लिक करना, फिर ओके का आएगा एक मैसेज आपके पास स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसमें ओके कर देना। हो गया काम यहां तक का। फिर आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा पेमेंट के लिए, आप वहां पर एक लिंक होगा जिसे क्लिक करना, उसमें लिंक पे क्लिक करोगे, आपको पहले अपना नाम डाल देना है। नाम डाल दिया, उसके बाद वहां एक आपके नंबर दिखेंगे साइड में, तो इस साइड में, तो फिर साइड में आपको सेंड ओटीपी लिखा मिलेगा, तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। आपके मोबाइल में 4 अंकों का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहां फिल करना, कर दिया। उसके बाद आपको एक कोड लगाना है, G50 कोड। क्या लगाना है? G50 कोड लगाना है, ये कैपिटल G और फिर 50, ये कोड लगाना है। जैसे कोड लगाओगे फिर अप्लाई करने का ऑप्शन है, वहां पर अप्लाई कर देना। हो गया अप्लाई, सीधा आएगा, नीचे लिखा हुआ 250 रुपए का डिस्काउंट, और कितने की मिल जाएगा आपको? 250 में मिल जाएगी। पे कर देना, वहां पर आएगा पे नाउ, तो आप फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर देना। समझ गए? इतनी बात थी। पीडीएफ आपको इसकी फ्री मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन में, जो वहां पर स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह लिखा हुआ है ना, उस वाले सेक्शन में फ्री मिल जाएगी। एप्लीकेशन तो सब विद्यार्थी डाउनलोड कर लो, कम से कम फ्री पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल रहा है वहां पर, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप जरूर शेयर करो, और हमने जो पढ़ाया है वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हम ऐसी आशा करते हैं, आप लोगों पे ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे कल जो है हिंदी के महत्वपूर्ण क्लास के साथ। आप सभी लोग भी जो है जरूर आना कल की क्लास में, हम कल पर्यायवाची करने वाले हैं, और आप लोगों का हमारे इस प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को कृपया करके एक बार शेयर जरूर कर देना, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में जरूर लगा देना। धन्यवाद।